waiting 12 years a slave। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म की कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियां हैं, आपको अपनी जिंदगी बहुत बेहतर लगेगी। ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी है सोलोमन नॉर्थअप की। हालांकि ये फिल्म सन 2013 में बनी थी, लेकिन इस फिल्म की कहानी है सन 1841 की। और ये वो दौर था जब इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और उस वक्त इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं था। सोलोमन नॉर्थअप एक फ्री अफ्रीकन अमेरिकन था, यानी कि वो अफ्रीकी तो था लेकिन अमेरिका में रहता था और वो गुलाम नहीं था। ये वो दौर था जब काले और गोरे लोगों का भेदभाव था। जिस तरह से आज बाजार में जाकर इंसान जानवरों को खरीदता है, इस दौर में लोग इंसानों को खरीदते थे और जिंदगी भर अपना गुलाम बना के रखते, जैसा चाहे उनके साथ सलूक करते और इसकी कोई सुनवाई नहीं थी। नॉर्थअप न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी बीवी और 2 बच्चे थे। उनका परिवार बहुत खुशहाल था, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और वो पेशे से एक म्यूजिशियन थे, यानी कि वो वायलिन बजाते थे और लोग उनकी इज्जत भी बहुत करते थे। अब एक दिन नॉर्थअप का एक दोस्त उन्हें 2 व्हाइट मैन से मिलाता है। एक का नाम होता है ब्राउन और दूसरे का नाम हैमिल्टन। वो नॉर्थअप को बोलते कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जिसमें तुम्हें हमारे साथ वॉशिंगटन जाना पड़ेगा और तुम्हें वायलिन बजाना है और रोज के हम तुम्हें $70 देंगे और जिस दिन तुम परफॉर्म करोगे उस दिन $250, जो कि उस जमाने में एक अच्छी खासी रकम थी। और नॉर्थअप उनकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उनके साथ DC वॉशिंगटन चले जाते हैं। और वहाँ पर एक रात को वो उन्हीं 2 लोगों के साथ जो उन्हें वॉशिंगटन DC लेकर आए हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर वो खाना खाते हैं, दारू पीते हैं और उसके बाद जब नॉर्थअप की सुबह आंखें खुलती है तो वो एक काल कोठरी में होता है जहाँ पर उसके हाथों और पैरों पे जंजीर होती है। नॉर्थअप अपने आप को उस जगह पर देखकर बहुत हैरान होता है और वो समझ जाता है कि कल रात को जब उसने ड्रिंक पिया था तो उसकी ड्रिंक में उन 2 लोगों ने कुछ मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गया था और अब वो एक काल कोठरी में है। इसके बाद वहाँ पर 2 लोग आते हैं। नॉर्थअप उन्हें बोलता है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं एक आजाद इंसान हूँ और मैं न्यूयॉर्क से हूँ। वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम न्यूयॉर्क से नहीं हो, तुम जॉर्जिया से हो और तुम वहाँ के एक लफंगी हो जो भाग रहा था जिसे हमने पकड़ लिया और तुम गुलाम हो। इसके बाद वो नॉर्थअप को बिना बात के कई कोड़े मारते हैं। इसके पीछे कारण क्या है नॉर्थअप को कुछ नहीं पता, लेकिन उसे कोड़े पड़ते हैं। और वहाँ पर नॉर्थअप अकेला नहीं होता, उसके साथ 2 और लोग होते हैं जो ब्लैक होते हैं और एक परिवार भी होता है जिसमें एक माँ और एक बेटा और एक बेटी होते हैं। अब इन सबको वहाँ से पानी के शिप से एक दूसरी जगह ले जाते हैं और रात को जब ये सब सो रहे होते हैं तो एक व्हाइट मैन इनके कैबिन में आता है और वो उस औरत को उठाता है और वो औरत भी उसके साथ जा ही रही होती है। और आप जानती है कि एक मर्द रात को औरत को अपने साथ क्यों ले जाता है? ये औरत एक गुलाम है, इसके साथ इसके बच्चे हैं, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी इन तीनों में से एक आदमी उठता है और वो उस आदमी के कंधे पे हाथ रखता है जो उस औरत को अपने साथ ले जा रहा होता है और उसके कंधे पे हाथ रखते ही वो उसे चाकू मार देता है और वो वही जमीन पर गिर जाता है और सुबह वो उसकी लाश को समंदर में फेंक देते हैं। यहाँ पर गुलामों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए एक जानवर की तरह है जो जी मरे, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिप से उतरने के बाद इन सबको एक जगह पर बिठाया जाता है और सबका नाम लिया जाता है और जिसका भी नाम लेते हैं वो खड़ा हो जाता है। तभी एक नाम लिया जाता है प्लेट और कोई खड़ा नहीं होता। तब जो नाम लेना होता है वो नॉर्थअप के पास आता है और बोलता है कि मैंने नाम लिया, तुम खड़ी क्यों नहीं हुए? नॉर्थअप खड़ा होता है, बोलता है कि मेरा नाम प्लेट नहीं है, मेरा नाम सोलोमन। और वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और नॉर्थअप के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और नॉर्थअप खामोश हो जाता है। यहाँ से इन्हें एक घर पर ले जाया जाता है जहाँ पर इन्हीं की तरह और भी गुलाम होते हैं जिन्हें ये बेचना चाहते हैं। आज जिस तरह से हम लोग बड़े बड़े शोरूम्स में कपड़े खरीदने, जूते खरीदने के लिए जाते हैं, ये भी एक इसी तरह का शोरूम होता है जहाँ पर कपड़े और जूते नहीं बल्कि इंसान बिकते हैं। ये इन सब के कपड़े उतार देते और बिल्कुल न्यूड करा कर देते हैं। आदमी औरत सब आमने सामने खड़े और तब इनकी बोलियां लगती हैं। प्लेट को और जो उनके साथ एक औरत होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं, उन्हें एक आदमी खरीदना चाहता है और वो उन दोनों को खरीद लेता है $10,000 में। लेकिन वो औरत बहुत सोचती है, कहती है कि मेरे बच्चों को भी मेरे साथ खरीद लीजिए, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। और वो आदमी उसकी बेटी को भी खरीदना चाहता है क्योंकि वो छोटी है और वो चाहता है कि वो अपनी माँ के साथ रहे। लेकिन जो इन्हें बेच रहा होता है वो बोलता है कि नहीं, माफ कीजिएगा जनाब, मैं इसे अभी नहीं बेच सकता, ये तो अभी खिलता हुआ गुलाब है, इससे तो मुझे बहुत पैसे वसूल करने हैं। दरअसल वो उसे हर तरीके से बेचना चाहता था। ये वो दौर था जब इंसान सिर्फ एक चीज थी जिससे वो पैसा कमाना चाहता था। और इस तरह से एक माँ को अपने 2 बच्चों से अलग कर दिया जाता है। वो बहुत रोती है, कई दिन तक रोती रहती है।
लेकिन उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं। लेकिन नॉर्थअप और इस लेडी को जो $10,000 में खरीदता है, ये एक अच्छा इंसान होता है। नॉर्थअप का अब नया नाम प्लेट है और उसे नॉर्थअप के नाम से कोई नहीं जानता। और उसे उसका एक साथी बताता भी है कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी किसी को मत बताना कि तुम गुलाम नहीं हो, और ये भी मत बताना कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। अब इस जगह पर जितने भी गुलाम होते हैं उनका काम होता है कि जंगल से पेड़ काटें, लकड़ी बनाएं और बाकी के छोटे मोटे काम भी करें। नॉर्थअप एक पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है, सभ्य इंसान है, तो कहीं न कहीं उसकी ये चीजें उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करी जाती हैं। और क्योंकि इनका जो नया मालिक है जिसने इन्हें खरीदा है वो एक अच्छा इंसान है, तो नॉर्थअप उसे खुश करना चाहता है ताकि वो उसकी मदद से यहाँ से निकल पाए, आजाद हो पाए और वापस अपने घर, अपने परिवार के पास पहुँच जाए। अब ये लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, लकड़ियाँ ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक दिन नॉर्थअप इन्हें बताता है कि हम पानी के सहारे यहाँ से लकड़ियाँ काफी दूर तक ले जा सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। लेकिन जो इनका सुपरवाइजर होता है वो नॉर्थअप को बोलता है कि तुम इंजीनियर हो क्या, और वो अपने मालिक को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पानी गहरा नहीं है, लकड़ियाँ डूब जाएगी। लेकिन नॉर्थअप बोलता है कि नहीं, पानी 10-12 फुट गहरा और हम कर सकते हैं। तब उनका मालिक बोलता है कि तुम एक टीम बनाओ और करके दिखाओ जो कर सकते हो, और नॉर्थअप करके दिखा देता है। और इस बात से उनका मालिक बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि शाबाश, तुमने कर दिखाया। और इसके बाद वो नॉर्थअप को एक वायलिन भी गिफ्ट करता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है और उसकी नजरों में इंसान की कुछ कीमत होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब नॉर्थअप का सुपरवाइजर उससे चिढ़ चुका है और उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने एक अच्छा काम किया है, और इससे बड़ी गलती ये है कि नॉर्थअप एक गुलाम और वो सुपरवाइजर नॉर्थअप से बदला लेना चाहता है। एक बार उसे लकड़ी का घर बनाने के लिए कहता है और नॉर्थअप उस घर को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। लेकिन जब वो सुपरवाइजर उस घर को देखता है तो उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां निकालता है। नॉर्थअप बोलता है कि अगर इसमें कोई कमी है, कोई गलती है, तो आपके समझाने में गलती होगी, मैंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ये सुनने के बाद वो सुपरवाइजर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी बेल्ट निकालता और बोलता है कि अपनी कमीज उतारो। लेकिन नॉर्थअप अपनी कमीज नहीं उतारता क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं होती, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। नॉर्थअप उसकी बेल्ट छीनता और उल्टा उसी को मारता है। अब वहाँ पर एक और सुपरवाइजर आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। वो पूछता है कि क्या हुआ था। नॉर्थअप बोल देता है कि मैं आपकी देवी के लिए यूज कर रहा था, इसलिए ये मुझे मारना चाहते हैं। नॉर्थअप झूठ बोल देता है क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है। वो सुपरवाइजर बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से हिलना मत, और वो सुपरवाइजर और जिससे नॉर्थअप की लड़ाई होती है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब नॉर्थअप वहीं पर बैठा रहता है और कुछ देर बाद वहाँ पर 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक वो भी सुपरवाइजर होता है जिसको नॉर्थअप ने मारा होता है। वो उसके हाथ पैर बांधते हैं, उसके गले में रस्सी डालते हैं और उसे एक पेड़ के सहारे फांसी पे लटका देते हैं। अब नॉर्थअप तड़प रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी गन लेकर आता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसे छोड़ दो, क्योंकि ये हमारा गुलाम है। बात यहाँ पर नॉर्थअप की जान की नहीं है, बात यहाँ पर गुलाम की है। गुलाम बहुत महंगे आते हैं और कोई अपना गुलाम खोना नहीं चाहता, और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले नॉर्थअप को वो सुपरवाइजर धमकी देके जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जिस आदमी ने इसे बचाया होता है वो बोलता है कि मेरा घोड़ा लेकर आओ और मालिक को बुलाओ, और वो मालिक को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन नॉर्थअप अभी भी उसी पोजीशन में होता है, उसके गले में फांसी का फंदा होता है और उसके हाथ और पैर बंधे होते हैं और अभी भी वो पेड़ से लटका हुआ है। लेकिन वो अपने पंजों के सहारे खड़ा होता है। वो अपनी एरिया यानी कि पूरे पैर जमीन पे नहीं रख सकता, अगर उसने ऐसा किया तो वो फांसी पे लटक जाएगा। और नॉर्थअप को इसी तरह लटके हुए कई घंटे हो जाते हैं। उसके आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थअप की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। पर कई घंटे बाद जब नॉर्थअप के मालिक आते हैं तो वो जल्दी से रस्सी काटते हैं और उसे नीचे उतारते हैं, और इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सुपरवाइजर अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बीज दिए। नॉर्थअप बोलता है कि मालिक, मैं यहाँ आने से पहले एक आजाद इंसान था, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। उसका मालिक बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर भी कर्जा है, और इसीलिए मैंने तुम्हें बीज दिए है और तुम सिर्फ वहीं पर सेफ रह सकते हो। वो बोलते हैं कि नॉर्थअप, मैं तुम्हारी जान बचाने के सिवा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद नॉर्थअप को उस नई जगह पर भेज दिया जाता है, और यहाँ पर रुई का काम होता है, और यहाँ का जो मालिक होता है वो बहुत ही सख्त होता है। यहाँ पर रोज शाम को ये हिसाब लगाया जाता है कि किसने कितने किलो रुई निकाली, और जो भी 100 किलो से कम निकालता है उसे कोड़े लगाए जाते हैं। और यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है पेप्सी। वो हमेशा हर रोज
250 किलो तक रुई निकालती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। वो हर एक इंसान से डबल रुई निकाल रही होती है। और यहाँ पर जो मालिक होता है वो पेप्सी के काम से बहुत खुश होता है और उसके प्रति नजर गंदी भी होती है। लेकिन गुलामों के लिए आम बात है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्हें उनके खरीदार जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं। अब एक रात को सब गुलाम सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता बोलता है कि चलो मालिक ने बुलाया, और उन सब को मालिक के घर ले जाता है और उनका मालिक बोलता है कि डांस करो। दरअसल ये भी इनके लिए आम बात होती है, मालिक जब चाहता है उन्हें बुलाता है और अपने सामने नचवाता है। हालांकि कोई नाचना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह आँख खुलने के बाद से रात तक ये सिर्फ काम करते हैं, और जब थोड़ा आराम का टाइम आता है तो उसमें भी इनका मालिक इन्हें बुला लेता है। अब जब ये सब नाच रहे होते हैं, तभी जिस आदमी ने इन्हें खरीदा, जो इनका मालिक है, उसकी बीवी एक बोतल उठाती है और सीधा पेप्सी के मुंह पे मारती है, और पेप्सी दर्द से कर्रा उठती है। पेप्सी की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होती, और वो औरत उसे बोतल से इसलिए मारती है क्योंकि वो जानती है कि उसके पति की पेप्सी पे गंदी नजर है, और वो उसे बोलती है कि इसको बेच दो। लेकिन उसका पति बोलता है कि मैं इसे किसी भी हालत में बेच नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसके पीछे कारण ये भी होता है कि वो पेप्सी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। अब जो यहाँ की मालकिन होती है वो भी बहुत रूड होती है। एक दिन वो नौटप को बुलाते हैं, उसे एक लिस्ट देती है और बोलती है कि जाओ बाजार से सामान लेकर आओ, और जाने से पहले उससे पूछते क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। लेकिन नौटप झूठ बोल देता है, वो कहता है कि मुझे नहीं आना। वो बोलती है कि तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, तुम यहाँ पे गुलामी करने के लिए आए हो, और अगर कुछ और करने की कोशिश की तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। इसके बाद वो वहाँ से बाजार के लिए निकलता है। नौटप अपनी जिंदगी से थक चुका है, परेशान हो चुका है, और रास्ते में उसके मन में आता है कि वो भाग जाए, और वो जंगल के रास्ते भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो थोड़ी सी आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ गोरे लोग कुछ गुलामों को फांसी लगा रहे। वो उसे पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके गुलाम हो। नौटप बोलता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे मालिक ने बाजार भेजा है। और उसके गले में वो बिल्ला देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये किसका गुलाम है। इस जमाने में हर गुलाम के गले में एक बिल्ला लटकाया जाता है, जिस तरह से कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ठीक उसी तरह से। सुनने में गलत लगता है, लेकिन सच ये वो लोग नौटप को जाने देते हैं, लेकिन जिन गुलामों को उन्होंने पकड़ा होता है उन सब को फांसी पर लटका देते हैं। इसके बाद नौटप सीधा बाजार जाता है, क्योंकि वो जीना चाहता है, अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है, और वो जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका भी यही हर्ष होगा जो इन गुलामों का हुआ है। वो मार्केट जाकर सामान खरीदता है और अपनी मालकिन को दे देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और इन लोगों को यहाँ पर कई साल हो चुके हैं गुलामी करते हुए, इन लोगों का जुल्म सहते हुए। और अब पेप्सी का मालिक हर रात को उसके साथ रेप करता है। वो नहीं चाहते कि वो करे, लेकिन वो मजबूर हो, कुछ नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंसानियत खत्म हो चुकी है। एक रात को पेप्सी नौटप के पास आती है और वो उसे एक अंगूठी देती है। वो बोलती है कि ये मालकिन की है, मैंने चलाई है, इसे तुम रख लो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नौटप बोलता है क्या? वो कहता है कि तुम मुझे मार तो मेरी जान ले लो, तुम मुझे खेत में ले जाओ और पानी में मेरा मुंह डुबाकर तब तक रखो जब तक मैं मर जाऊँ। नौटप बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अगर मैं अपनी मौत खरीद नहीं सकती तो मुझे मेरी मौत भीख में दे दो। लेकिन नौटप उसे मना कर देता है। पेप्सी बोलती है कि अगर मैं जिंदा रहूं भी तो किस लिए, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है और अब मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती। लेकिन नौटप उसकी बात नहीं मानता और पेप्सी वहां से चली जाती है। इसी बीच में 2 साल लगातार रुई की खेती खराब हो रही होती है और जिससे इनके मालिक को बहुत नुकसान होता है और वो अपने सारे मजदूरों को किराए पर किसी और के यहाँ भेज देता है। ये एक जज होता है और यहाँ पर इन सब को गन्ने की कटाई करनी होती है और यहीं पे नौटप को एक दिन एक शादी में वायलिन बजाने का मौका भी मिलता है जहाँ पर उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं और इसके बाद वो सब कुछ टाइम बाद वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि अपने पुराने मालिक के पास, और फिर से ये दोबारा से रुई की खेती करना शुरू करते हैं और वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। जो भी 100 किलो से कम रुई लेकर आता है उससे कोड़े लगते हैं और नौटप को अधिकतर कोड़े लगते थे क्योंकि वो 100 किलो से ज्यादा रुई कभी भी नहीं ला पाता था। इसी बीच में इनके साथ एक और गुलाम आता है और ये कोई ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट मैन होता है और ये सिर्फ पैसों के लिए काम करने के लिए आया होता है, पर होता ये भी गुलामी है। और यहाँ पर इन लोगों के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है क्योंकि जब भी कोई ब्लैक 100 किलो से कम रुई लेकर आता है तो उसे कोड़े लगते हैं, लेकिन जब ये व्हाइट मैन 100 किलो से कम रुई लेकर आता है, चाहे 50 से भी कम लेकर आए, तो इसे कोड़े नहीं पड़ते, बल्कि इसे ये बोला जाता है कि तुम धीरे धीरे काम सीख जाओगे। अब क्योंकि ये व्हाइट मैन इन्हीं लोगों के साथ रहता है, गुलामों के साथ रहता है, तो इन लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती है। और एक दिन नौटप उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। वो बोलता है क्या? वो कहता है कि मैं एक लेटर लिखूंगा, तुम उसे पोस्ट कर देना
और बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। दरअसल नॉर्थअप के पास कुछ पैसे होते हैं जो उसने शादी में वायलिन बजा के कमाए होते हैं, और वो उसे पैसे दे देता है और बोलता है कि मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेटर दूंगा। ये काम बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि अगर ये बात इनके मालिक को पता चल गई तो वो इन दोनों को मार देंगे। और वो मान जाता है और नॉर्थअप से पैसे ले लेता है। वो बोलता है कि ठीक है, 2 दिन बाद तुम मुझे लेटर दे देना, मैं तुम्हारा लेटर पोस्ट कर दूंगा। अब एक रात को जब नॉर्थअप सो रहा होता है तभी उसका मालिक आता है और उसके हाथ में चाकू होता है और उसने शराब भी पी रखी होती है। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि हमारे गुलामों में कोई पढ़ा लिखा गुलाम है। वो कहता है कि मालिक आप क्या कह रहे हैं? वो कहता है कि तुमने उसे लेटर देने की कोशिश की, तुम पढ़े लिखे हो। नॉर्थअप बोलता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है। दरअसल वो यहाँ का सुपरवाइजर बनना चाहता है और इसीलिए उसने एक झूठी कहानी बनाई और आपको सुना दी ताकि आपके दिल में जगह बना सके। और वो अपने मालिक को कन्विंस करने में सफल हो जाता है। उसका मालिक बोलता है कि मैं उसे मार देता, लेकिन वो हम में से एक है। दरअसल वो वाइट होता है, इसीलिए वो ऐसी बात बोलता है। और वो वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद नॉर्थअप में जो बड़ी उम्मीदों के साथ एक लेटर लिखा था अपने घर के लिए, वो उस लेटर को जला देता है। और उसी लेटर के साथ उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब जल जाती है। क्योंकि अगर वो लेटर उसके घर पहुंच जाता तो हो सकता था कि नॉर्थअप को आजादी मिल जाती, क्योंकि नॉर्थअप एक गुलाम नहीं था, बल्कि उसे धोखे से यहाँ भेजा गया था। और इसके बाद नॉर्थअप की वही पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू हो जाती है, जहाँ उसे जलील किया जाता है, जहाँ उसे खोल पड़ती है, जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है। और साथ ही साथ नॉर्थअप का हर किसी से विश्वास हो चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त और बीतता है और एक दिन प्लेटसी कहीं चली जाती है और उनके मालिक को लगता है कि वो भागी और चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन प्लेटसी उसे कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है, लेकिन उनका मालिक बहुत गुस्से में होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? वो बोलती है कि मैं खेत में गई थी, लेकिन उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं आता और वो उसे मारने लगता है। तभी बीच में नॉर्थअप आ जाता है और नॉर्थअप पे हाथ उठाता है। और तब पेट्सी सच बताती थी कि मैं मालिक शॉ के पास गई थी, मुझे यहाँ पे नहाने के लिए साबुन नहीं दिया जाता और मेरे पूरे शरीर से बदबू आ रही है। लेकिन अभी भी उनके मालिक का गुस्सा शांत नहीं होता। वो पेट्सी को एक पेड़ के सहारे बांध देते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं और वो नॉर्थअप को बोलते हैं कि इसे चाबुक मारो। हालांकि नॉर्थअप नहीं मारना चाहता, लेकिन मजबूर है और नॉर्थअप उसे धीरे धीरे चाबुक मारना शुरू करता है। और ये देखने के बाद उसके मालिक को और भी गुस्सा आ जाता है। वो गन निकालता है, उसके सिर पे गन रखता है और कहता है कि इसे इतना मारो कि इसके शरीर से खून निकले, नहीं तो मैं तुम सबको गोली से मार दूंगा। और अब नॉर्थअप मजबूर होकर उसे चाबुक मारना शुरू करता है और उसकी पूरी पीठ लहूलुहान हो जाती है। लेकिन उसके मालिक का इससे भी दिल नहीं भरता। वो उससे चाबुक छीनता और उसे इतने कोड़े मारता है, इतने कोड़े मारता है कि उसकी पूरी पीठ लहूलुहान हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। इस बात से नॉर्थअप का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो दर्द से जिंदगी से मायूस होकर अपना वायलिन, जो उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इन्हीं दिनों यहाँ पर एक और आदमी आता है मजदूरी करने के लिए, लेकिन वो गुलाम नहीं होता क्योंकि वो व्हाइट स्किन होता है। वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था। इसका नाम बैस होता है और ये बहुत अच्छा इंसान होता है। एक दिन इस सब गुलामों के साथ मिलकर धूप में काम कर रहा होता है। तभी उनका मालिक आता है और बैस को बोलता है कि ये थोड़ी सी शराब पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन बैस मना कर देता है और वो समझ जाता है कि इसके दिल में कुछ ना कुछ है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो बता दो। और बैस बोलता है कि तुम्हें मेरी थकान, मेरा पसीना दिख रहा है, लेकिन तुम्हें अपने गुलामों का, जो तुम्हारे कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी थकान और उनको पसीना नहीं दिख रहा। वो बोलता है कि वो मेरे गुलाम है। बैस बोलता है कि सोचो अगर कल वक्त बदल जाए और तुम किसी के गुलाम बन जाओ तो कैसा होगा? वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। बैस बोलता है कि मैं सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूँ। नॉर्थअप इस सारी चीजें देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि अच्छा इंसान है। अब एक दिन काम करते हुए नॉर्थअप से पूछता है कि तुम्हारे दिल में कुछ है, बताओ अगर कुछ बोलना चाहते हो। लेकिन नॉर्थअप ने पहले ही धोखा खाया होता है एक व्हाइट मैन से, इसीलिए पहले शुरू में उसे बताने से कतराता है, लेकिन बाद में वो उसे सब कुछ सच बता देता है। वो बोलता है कि मैं गुलाम ही था, मैं एक आजाद इंसान था और मुझे धोखे से यहाँ भेज दिया गया। अगर तुम मेरे घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो तो शायद मैं आजाद हो जाऊँ। बहस बोलता है कि जो तुम मांग रहे हो उसमें बहुत खतरा है, न सिर्फ तुम्हारी जान को बल्कि मेरी जान को भी। लेकिन मैं खत लिखूंगा, अगर तुम्हें आजादी मिल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कुछ महीने काम करने के बाद बैस वहां से चला जाता है। एक दिन नॉर्थअप अपने सारे साथियों के साथ खेत में काम कर रहा होता है। तभी वहां पर एक घोड़ा गाड़ी आके रुकती है। उसमें 2 आदमी होते हैं, एक पुलिस वाला और एक और आदमी। पुलिस वाला उससे उतरता है और खेत में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस तरफ जाता है और बोलता है कि तुम में से प्लेट कौन है। और वो पुलिस वाला उसे उस आदमी को दिखाता है जो घोड़ा गाड़ी के सामने खड़ा होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम उसे जानते हो? और जब उसे ध्यान से देखता है तो प्लेट बोलता है मिस्टर पाकर। मिस्टर पाकर वो इंसान थे जिनकी दुकान से नॉर्थअप और उनका परिवार न्यूयॉर्क में सामान खरीदा करता था। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लेट के अलावा कुछ और नाम भी है? वो कहता है कि प्लेट मेरा नाम नहीं, मेरा नाम है सोलोमन नॉर्थअप।
इसके बाद पुलिस वाला उससे कुछ और सवाल भी पूछता है और वो हर एक सवाल का सही जवाब देता है और पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये सोलोमन नॉर्थअप है जिसे धोखे से गुलाम बनाया गया है। और अब वो मिस्टर पार्कर के पास जाता है और उनसे गले लगकर बहुत रोता है। उनका मालिक भी वहाँ पर होता है और नॉर्थअप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर पार्कर बोलते हैं कि अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट में बर्बाद कर दूंगा। और जब फाइनली वो वहाँ से जा रहा होता है तो पीछे से पेप्सी से आवाज लगाती है और वो रुक जाता है और जब तक पेप्सी से गले मिलता है और दोनों बहुत रोते हैं क्योंकि आज नॉर्थअप आजाद हो रहे हैं और वो जानते हैं कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। सोचो, नॉर्थअप को तो आजादी मिल गई, लेकिन पेप्सी का जीवन आज भी वही था, उसी नर्क में जहाँ उससे दिन भर काम करवाया जाता, उसे कोड़े लगाए जाते और यहाँ तक कि उसके साथ रेप भी किया जाता है। ऐसे माहौल में पेप्सी को पूरी जिंदगी रहना था। सोचो पेप्सी का जीवन कैसा होगा। इसके बाद ये दिखा दे कि नॉर्थअप अपने घर पहुंच गया और उसके बच्चे अब बड़े बड़े हो चुके, उसकी बेटी की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है और उसके बेटे का नाम होता है सोलोमन नॉर्थअप स्टैंटन। नॉर्थअप अपने पूरे परिवार को देख के बहुत खुश होता है और बहुत रोता है और उनसे माफी मांगता है। कहता है कि मैं फंस गया था, क्योंकि उसके परिवार को नहीं पता होता कि वो गुलाम बन चुका है। उसके परिवार वाले बोलते कि माफी किस बात की, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। सोलोमन नॉर्थअप तो मात्र एक कहानी है, ऐसे हजारों लोग उस जमाने में गायब हुए थे जिन्हें गुलाम बना लिया गया था और उनका कभी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सोलोमन नॉर्थअप ने उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जिन्होंने उसे अगवा, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। और सन 1853 में सोलोमन नॉर्थअप ने एक किताब लिखी जिसका नाम था 12 Years a Slave। इस किताब के छपने के बाद वो सुर्खियों में आ गए और उन्होंने गुलाम प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, उसका विरोध किया, जिसके चलते उन्हें आज भी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। सोलोमन नॉर्थअप की मौत कब, कहां और कैसे हुई ये आज भी एक राज है, इसका कुछ पता नहीं चला और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।